एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप इसको पढ़ सकते हैं। आज हम लोग जो क्लास कर रहे हैं ये एक सीरीज़ है जिसका कि सेट्स आए हुए थे जैक बोर्ड की तरफ से, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेट 2 है ये। सब्जेक्ट हम लोगों का इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये क्लास 12 के लिए जो है वो 2021 एंड 2022 के लिए जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं उन लोगों के लिए है ये वाला। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। और पीडीएफ का मतलब कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा। तो सबसे पहले है कि इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है। तो एक पर्सन, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसका कि इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमी में, कैसे? तो प्रोड्यूस करके, बाय करके या सेल करके, ये सभी जो है वो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोस्टली बाय द स्टेट इंटरेक्शन विद द इकोनॉमिक एजेंट्स। जो प्रॉपर फंक्शन है एक इकोनॉमी मार्केट का, वो जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा किससे होता है? इन्हीं के इंटरेक्शन से होता है। इन्हीं का मतलब कि कौन से? इकोनॉमिक एजेंट्स के इंटरेक्शन की वजह से होता है। क्वेश्चन 2 है डिफाइन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हम लोग किसको कहते हैं? तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको कहते हैं। इसीलिए हम लोग उसका क्या कह सकते हैं कि नेट रिजल्ट होता है जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं एक कंट्री में, एक पीरियड में, यानी कि एक साल में। एंड इज वैल्यूड इन द टर्म ऑफ मनी, जिसको कि हम लोग मनी के रूप में कैलकुलेट करते हैं, उन्हीं को हम लोग बस नेशनल इनकम में कैलकुलेट भी करेंगे। जो नॉन मॉनेटरी टर्म के हैं उनको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैश रिजर्व रेशियो। अब CRR क्या होता है? तो एक परसेंटेज होता है जो कि बैंक हम लोगों से डिपॉजिट लेता है ना, उसका जो कि मेंटेन करना होता है उसको लिक्विड के फॉर्म में। ये जो पैसा होता है इसको RBI के पास में रखना होता है, और ये दिस इज द एन RBI रिक्वायरमेंट। ये RBI का रिक्वायरमेंट है, मतलब कि ये एक तरीके से पॉलिसी है, और ये कैश जो है वो RBI के पास में रखा हुआ होना चाहिए। ये बैंक जो है इस पे किसी तरीके का अर्न नहीं कर सकता है इंटरेस्ट, इस लिक्विड कैश पे जो मेंटेन करता है वो RBI के पास में। ना ही वो इसको कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, ना ही वो किसी को लेंडिंग पर्पस के लिए ये दे सकता है, ठीक है। लेंडिंग ही नहीं करेगा तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? ऑब्वियस सी बात है, यहीं से क्लियर है ये बात। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि हम लोगों को गवर्नमेंट बजट से क्या समझते हैं, मतलब हम लोग गवर्नमेंट बजट से क्या समझते हैं, हम लोग का क्वेश्चन ये है। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग एस्टिमेट करते हैं रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर एक गवर्नमेंट का एक फिजिकल ईयर के दौरान। ये हमारे घर के बजट के जैसा ही होता है, जहाँ पे हम लोग अर्न करते हैं और स्पेंड करते हैं अपने इनकम को। सिमिलरली गवर्नमेंट भी जो है वो क्या करता है? अपना बजट बनाता है, और इसको गवर्नमेंट जो है वो अपना बताता है कि हमारा कितना इनकम जो है वो फ्यूचर में होने वाला है, और कितना एक्सपेंडिचर जो है हमारा फ्यूचर में हो सकता है। हर साल फरवरी के महीना में जो है वो बजट पास होता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करते हैं। इस बार की फाइनेंस मिनिस्टर हम लोग की श्री निर्मला सीतारमन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आप क्या समझते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से, है ना? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कैन बी डिफाइंड एज दोज रिसिप्ट, हम लोग उसको वैसे रिसिप्ट कह सकते हैं जो कि या तो लिक्विड, ना ही ये किसी तरीके का लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, ना ही ये किसी तरीके से रिडक्शन करते हैं गवर्नमेंट के एसेट में। ये जो है वो रेगुलर होते हैं और रेकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली ये हो रहे हैं। एंड गवर्नमेंट जो रिसीव कर रहा होता है इन सभी को नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी करते हुए आता है, मतलब कि गवर्नमेंट को रन करते हुए जो टैक्सेस वगैरह हो गए, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट को जो हम लोग पैसे दे रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पैसे देते हैं, जैसे कि घर का टैक्स दे रहे हैं, हमारा व्हीकल का टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, तो ये सब पोल्यूशन टैक्स दे रहे हैं, तो ये सभी जो है ये गवर्नमेंट का जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो अग्रीगेट डिमांड जो है वो मेजरमेंट होता है टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड का, जितने भी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं एक इकोनॉमी में उसका, यानी कि जितना भी टोटल अमाउंट लोग जो है वो खरीदना चाहते हैं, क्या फिनिश्ड गुड और सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड होता है, उसको कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड।
तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि एक्सचेंज में मिलता है किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के को लेकर के मिलता है एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही। जैसे कि डिमांड का होता है ना कि हम लोगों की डिमांड हम लोग किसको कहते हैं, जब हम लोग विलिंग टू पे होते हैं साथ में किसी एक पॉइंट पे प्राइस पे और उसी समय पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, है ना। तो डिमांड के जैसा ही है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे बस विलिंगनेस टू पे जो है वो शब्द हम लोग हटा देंगे, बाकी डिमांड का यहाँ पे हम लोग पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डेफिनेशन को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ कंट्री इंपोर्ट एक गिवन पीरियड में, है ना। जितना एक्सपोर्ट किए हैं और जितना इंपोर्ट किए हैं उसके बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कह देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वर्ल्ड का, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका जो है वो बहुत छोटे छोटे आंसर जो आपको एक सेंटेंस में आंसर करने थे वो वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ा सा 50 वर्ड्स में आंसर करने वाले आपके। तो ग्रेट डिप्रेशन क्या है, तो ग्रेट डिप्रेशन एक इकोनॉमिक क्राइसिस था जो कि 1929 में आया था, जो कि लगभग कुछ सालों तक आगे में चल रहा था। इसका एक फिक्स पीरियड नहीं हो सकता है, जैसे कि कोरोना आया तो 2019 में वो स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक वो चल रहा है, अभी सेवरल ईयर्स में और उसका इफेक्ट जो है हम लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए इसका एंडिंग पीरियड नहीं हम लोग कह सकते हैं। ये जो है वो स्टार्ट कहाँ हुआ था हम लोग को, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है क्रैश हो गया था उसके बाद से। मेन कारण क्या था इसका, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड, मतलब कि इस क्राइसिस का, तो एग्रीगेट डिमांड जो था वो जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया था, या फिर अंडर जो है वो कंजम्पशन हो गया था, ओवर इन्वेस्टमेंट, मतलब लोग जो है इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, कंजम्पशन नहीं कर रहे थे। डिमांड के कम हो जाने से इकोनॉमी में यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया, लो हो गया, और लो होने से क्या हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। अब हुआ यूँ ना कि जब प्रोडक्शन मतलब कि डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियस सी बात है आएगा। इन यूएसए एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो उसमें 3% से बढ़ करके 25% जो है वो हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बार्टर सिस्टम हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे बताना है और इसके एक डिमेरिट को भी बताना है। तो बार्टर सिस्टम जो है वो क्या होता है, एंशिएंट टाइम में यूज हुआ करता था गुड्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो ये एक्सचेंज ऑफ होता था कमोडिटी का, एक कमोडिटी के बदले में दूसरे कमोडिटी का, मॉनेटरी सिस्टम के आने से पहले। अब इसका ड्रॉबैक्स यहाँ पे 5 मैंने दे रखे हैं, आपको जो एक अच्छा लगे उसको आप मतलब कि इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं 2-4 लाइनों में। और तो जैसे कि डबल कोइंसिडेंस है, आप इसको बस थोड़ा सा बताइए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आपका डन है। डबल कोइंसिडेंस मतलब कि 2 लोगों का कोइंसिडेंस एक साथ में होना चाहिए, कि जैसे कि ए को चावल बेचना है और बी को भी चावल खरीदना है, ऐसा होना चाहिए। यानी कि ए को जो बेचना है वही बी को चाहिए, यानी कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए ना। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू का हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता कि 1 kg राइस का कितना ही कीमत हो जाएगा या फिर किसी एक सर्विस के लिए कितना देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो है वो इनविजिबल थी। डिफिकल्टीज इन डेफर्ड पेमेंट, जैसे कि गुड्स के बदले में अगर सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के बदले में अगर गुड्स दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग डिफरेंट तरीके का पेमेंट करने में हम लोग को तकलीफ हो जाता है, ठीक है। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग, हाँ, गुड्स को जो है वो स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुड्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। आप पैसे को जो है वो आराम से 10 साल के लिए एफडी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह करके भी चावल को जो है क्या वो 10 साल तक रख सकते हैं। मान लिया आप उसको 2-4 साल अगर रखना भी चाहते हैं तो उसको के लिए आपको क्या होगा, बड़ा सा स्टोरेज चाहिए होगा, वेयर हाउस चाहिए, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा ही खर्चीला होगा, ठीक है। इसमें से आप कोई भी एक्सप्लेन कीजिए, आपका 50 वर्ड्स के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम लोगों को इलस्ट्रेट करना है डायरेक्ट टैक्स को एक एग्जाम्पल के साथ में। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो कि एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन पे करता है डायरेक्टली किसी एंटिटी को, जो कि उस पर इम्पोज किया। एंटिटी कौन हो जाएगा यहाँ पे, हमारा गवर्नमेंट हम पे इम्पोज करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को ही पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉन ट्रांसफरेबल टैक्सेस पेड बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। अब ये जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि नॉन
ट्रांसफरेबल होता है, जिसको कि हम लोग किसी और के ऊपर में नहीं डाल सकते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस वैसे टैक्सेस होते हैं जिसको कि हम लोग किसी और के ऊपर में उसका लायबिलिटी जो है वो थोप सकते हैं, मतलब कि किसी और पे शिफ्ट भी किया जा सकता है। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, उसी के जगह पे वैट जो कि वैल्यू एडेड पहले होता था, अभी के समय में जो जीएसटी है वो है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या हम लोग कभी किसी को सुने कि हम जीएसटी खुद जा रहे हैं पे करने? हर कोई नहीं पे कर होता जीएसटी, जो प्रोड्यूसर होता है या फिर जो फाइनल होता है वो मतलब कि वो जीएसटी पे कर देता है। लेकिन हम लोग जो है वो किसी तरीके का डायरेक्टली पेमेंट नहीं करते, लेकिन हाँ इनकम का टैक्स आप देते हैं, हर किसी को दे। जैसे कि अभी मार्च चल रहा है, एंडिंग पीरियड चल रहा है, तो अभी सभी लोग जो अपना इनकम का टैक्स पे कर रहे होंगे। A type of tax where the impact and the incidence falls under the same category can be defined as the direct tax। जितने भी टैक्स जिनका इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है वो सेम कैटेगरी के अंडर में फॉल करता है, उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स, इसमें हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स एंड ऑल अदर एसेट्स जो होते हैं वो हमारे डायरेक्ट टैक्स में आ सकते हैं। ऑल ऑफ विच आर पेड बाय द इंडिविजुअल टैक्स पेयर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली जो है वो पे किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का डिफाइन स्टॉक एंड फ्लोज। तो स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, हम लोगों को वो बताना है। तो स्टॉक हम लोग रेफर करते हैं उस क्वांटिटी को जो कि मेजर करते हैं हम लोग किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। फ्लो उसी को हम लोग कहते हैं कि एक क्वांटिटी का ही मेजरमेंट होता है जो कि एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता है। स्टॉक का एग्जांपल हम लोग ले ले तो जैसे कि वेल्थ है, लेबर फोर्स है, कैपिटल है, क्वांटिटी है, कुछ भी किसी भी चीज का, बैंक डिपॉजिट जो होता है वो भी हम लोगों का स्टॉक का एग्जांपल है। फ्लो का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हम लोग का इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट, एक साइड में स्टॉक है हम लोगों का, एक साइड में फ्लो है। तो स्टॉक का क्या हो जाता है, ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, उसी के जगह पे हम लोगों का फ्लो जो है वो हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे होते हैं। जैसे कि एक ड्यूरेशन ले लिए 1 महीना के लिए, ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, ये हम लोगों को क्या है कि टाइम डायमेंशनल होता है। ये स्टैटिक है, यानी कि एक जो काउंटिंग हो गया कि हाँ हमारे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ है तो ये 10 करोड़ है, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे एक पीरियड ऑफ समय के लिए यहाँ पे काउंटिंग होती है। जैसे कि कभी अकाउंट में जो है वो 10 लाख भी थे, कभी 5 लाख भी थे, कभी 50 लाख भी थे, कभी 10 करोड़ भी हुए, तो ये क्या होगा कि फ्लो के काउंट में आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर इसका ले तो स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को जो गुड्स का अकाउंट में जो दिख रहा था वो स्टॉक का हो जाएगा। और प्रोडक्शन अगर हम लोग देखें किसी एक कंपनी का या किसी भी जगह का, जहाँ पे एक मंथ का हम लोग कैलकुलेट करें तो वो हमारा फ्लो के अंडर में आएगा। हम लोगों को इलस्ट्रेट करना है क्वेश्चन नंबर 12 में मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमी को होल पे, सच एज द नेशनल इनकम को, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट को, जनरल प्राइस ऑफ लेवल को, एग्रीगेट कंजम्पशन को, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट को। इसका मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो क्या हो सकते हैं हमारे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि बेसिकली हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, जिसको कि हम लोग इनकम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो सप्लाई और डिमांड पे ज़्यादा निर्भर करता है। हाउ दे इंटरसेक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी। अब ये कैसे जो है ये प्राइस और क्वांटिटी पे जो है एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट करता है। ये साथ साथ में जो है ये भी हम लोग बताता है कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में। अगर कोई कहता है ना कि जो कि इकोनॉमी के एक नज़र से, जैसे कि इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंक्रीज टैक्स बर्डन एक्सेट्रा है, ये सभी जो है ये इसी के पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक के पार्ट। दिस इज अपेरेंट दैट द मैक्रो इकोनॉमिक फोकस ऑन लार्ज नंबर। मैक्रो इकोनॉमी जो है वो किस पे फोकस करता है, लार्ज नंबर पे फोकस करता है। ये स्टडी करता है एसोसिएशन का किसके किसके बीच में, तो वेरियस कंट्रीज के जो अपने पॉलिसीज जो बनाते हैं और उन पॉलिसीज का जो दूसरे कंट्रीज के पॉलिसीज पे इफेक्ट होता है उसको।
It circumscribes within its scope, analyze and success and failure of the government स्ट्रैटेजीज। ये साथ साथ में मतलब कि इन शॉर्ट हम लोगों को बताता भी है कि एनालाइज करके कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रैटेजीज आए थे वो कितने फेल रहे, कितने सक्सेसफुल रहे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेंशन द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट हैं हम लोगों को वो बताना है। तो एग्रीगेट डिमांड को सबसे पहले अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक का टर्म है जिसको कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं टोटल डिमांड एक इकोनॉमी में क्या हो रहा है एक सर्टेन टाइम यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें इनफैक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक जो हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं वो भी इससे काफ़ी मिलता जुलता है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारा जीडीपी से काफ़ी ज़्यादा हद तक मिलता जुलता रहता है। एग्रीगेट डिमांड का हम लोगों का यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाएगा तो हम लोगों का नेट हो जाएगा वो। 4 कंपोनेंट अगर हम लोग बात करें एग्रीगेट डिमांड का तो हम लोगों का कौन है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। तब इसके बारे में आप जो भी जानते हैं आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और ये आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14, तो कंपोनेंट क्या होता है करंट अकाउंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो करंट अकाउंट जो है अगर हम लोग के बैलेंस ऑफ पेमेंट के नज़र से तो यहाँ पे इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है किसका, तो गुड्स का, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट्स का, इनकम का एंड ट्रांसफर ऑफ पेमेंट का। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट जो हम लोगों का वो क्या है, ट्रेड इन गुड्स यानी कि जो विजिबल बैलेंस जो होता है हम लोगों का, जो हम लोग गुड्स में ट्रेड कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, ट्रेड इन सर्विस। अब इनविजिबल बैलेंस है ये हमारा, जैसे कि इंश्योरेंस है और भी जो सर्विसेज दिए हैं ये भी हम लोगों का क्या है कि वो इनविजिबल बैलेंस में आ जाए। ठीक है, ट्रेड इन सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ जो है ये लाइन जो है वो रिपीटेड है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। थर्ड क्या है हम लोगों का, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से हम लोगों को क्या मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, माइग्रेंट रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड भी हम लोगों को मिल सकता है। अब इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा आप चाहे तो एक लाइन में लिख के दिखा सकते हैं। सर्विसेज के ट्रेड इन सर्विसेज जो है उसके बारे में बता सकते हैं। नेट ट्रांसफ़र क्या होगा, जैसे कि इंटरनेशनल एड्स वगैरह जो आते हैं हम लोगों के बाहर से उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने बताया है ना 3-4 पॉइंट्स ही हैं, तो इन तीनों चारों पॉइंट्स में जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे नाम मैंने बस दे दिए। अब इस पे चाहे तो आप 1-2 लाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं ताकि आपका वो ऑलमोस्ट 50-60 वर्ड का जो है वो आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को डिफरेंशिएट करना है रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में। अगर हम लोग बेसिकली स्टार्ट करें तो यहाँ पे देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोगों का सर्कुलर फ्लो जो है वो 2 तरीके का होता है, रियल फ्लो होता है, दूसरा क्या होता है, मनी फ्लो होता है। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन का, सर्कुलर फ्लो से शुरू करेंगे। तो ऑनगोइंग मूवमेंट जो होता है हम लोग का गुड्स और सर्विसेज का एक अक्रॉस एक अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो मूवमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का एक इकोनॉमी में, उसको हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रियल फ्लो आप इसको कह सकते हैं। तो रियल फ्लो हम लोग किसको कहेंगे कि व्हेन गुड्स और सर्विसेज जो है हम लोगों का मूव करता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, रियल फ्लो को जो है वो हम लोग फिजिकल ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं। गुड्स और सर्विसेज में 2 सेक्टर्स में जब हम लोग गुड्स और सर्विसेज का बस गुड्स जा रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक में, या सर्विस जा रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि रियल फ्लो हो रहा है। हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स hence is also term as a product flow और physical flow। जैसे कि हाउस होल्ड से कहाँ जा रहा है, फर्म के। यहाँ पे 2 सेक्टर्स का ही बात हो रहा है, एक तरफ में आपका हाउस होल्ड है, दूसरे तरफ में आपका क्या है, फर्म है। यहाँ से गुड्स और सर्विसेज जो जा रहा है और यहाँ कहाँ पे आ रहा है, गुड्स और सर्विसेज जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है इन रियल फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर बीइंग ओनर्स ऑफ द इनपुट्स, जैसे कि फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स टू द फर्म। अब रियल फ्लो जो है वो अदर सेक्टर यानी कि जैसे कि जो फर्म है उसके लिए ये क्या है, इसका ओनर होता है, क्योंकि हाउस होल्ड से ही निकल के सभी चीज़ें जो है वो
मतलब कि फर्म की ओर में जाती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर भी जो है वो हाउस होल्ड से निकलते हैं और वो फर्म की तरफ में जाते हैं। एज इन एक्सचेंज द फर्म्स प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द डिमांड ऑफ द हाउस होल्ड। इसी के बदले में फर्म्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि जो हाउस होल्ड का डिमांड है वो मीट हो सके। अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों का मनी फ्लो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गुड जो सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स जो है वो रिसीव करता है मनी पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरीज एंड इंटरेस्ट रेट एंड प्रॉफिट। इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ये सभी जो है वो आ रहे हैं। ये फैक्टर्स जो सर्विसेज ऑफर्ड करते हैं उनके बदले में मिल रहा होता है। इन रिटर्न हाउस होल्ड सेक्टर्स जो है या फिर क्या करते हैं, वो कंज्यूमर स्पेंड्स कर देते हैं अपने मनी को अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में फर्म पे ही वापस से खर्च कर देते ताकि वो अपने वांट्स को जो है सेटिस्फाई कर सके। अब इसको देखो, समझने का एक आसान तरीका क्या है। जो गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी में मतलब कि बना, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज हमारे पास में था, वो हम लोग दूसरे एक सेक्टर को दिए। यहाँ पे ये हाउस होल्ड है, ये हम लोगों का क्या है, फर्म है। हाउस होल्ड के तरफ में ये सभी जो है ये ओनर है, यहाँ से यहाँ पे बस गुड्स और सर्विसेज गया तो हम लोगों का क्या हो गया, ये रियल फ्लो है, ठीक है। लेकिन अगर यही जब हाउस होल्ड से गया है फ्लो मतलब कि फर्म्स के तरफ में, तो फर्म्स रिटर्न में क्या करेगा, उसको मॉनेटरी टर्म में पे करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब फर्म मॉनेटरी टर्म में पे करेगा तो इस पैसे को तो कोई रखता है नहीं। जैसे कि आप ही जब सैलरी अर्न करते हैं या आपके घर में कोई भी है जो अर्न करता है इनकम, तो वो आप पैसे तो वैसे रखे नहीं रहते, आप उसको क्या करते हैं, एक जगह से पैसे आते हैं उसको फिर बाकी दूसरे सेक्टर्स में आप उसको खर्च कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो इसीलिए ये जो हम लोगों का जो रियल फ्लो है इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये क्लॉकवाइज घूमता है और मनी फ्लो जो है वो हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्योंकि एक तरफ मेरा हाउस होल्ड है, दूसरी तरफ मेरा क्या है, फर्म होता है। रियल फ्लो और मनी फ्लो का यहाँ पे छोटा सा और एक मतलब कि डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए इनका नाम है कि किस बेसिस पे आप जो है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिव नाम क्या है इसका, फिजिकल फ्लो, नॉमिनल फ्लो। मूवमेंट कैसा होता है इसका, क्लॉकवाइज होता है, इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है। इन्वॉल्व्स इसमें कौन रहते हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो फ्लो होता है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ में, वो इसमें रियल फ्लो में मतलब कि जुड़े हुए होते हैं। और कनकरेंटली गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड बाय द फर्म्स टू द हाउस होल्ड। इसी तरीके से गुड्स और सर्विसेज जो है वो फर्म रिटर्न में किसको देता है, हाउस होल्ड को देता है। मनी फ्लो जो है उसमें क्या होता है कि हाउस होल्ड जो है वो रेम्यूनरेशन रिसीव करता है फर्म्स से या सेक्टर से, और इसी का कनकरेंटली इफेक्ट क्या होता है कि फिर हम लोग ये गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर दे मतलब कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी को हम लोग खरीद लेते हैं। मतलब कि हम लोग का मतलब कौन, हाउस होल्ड। यहाँ पे यूज ऑफ मनी होता है मतलब कि यहाँ पे यूज ऑफ मनी नहीं है, यहाँ पे यूज ऑफ मनी है। क्वेश्चन नंबर 16 का है हम लोगों का, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों का जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं ना बस फॉर्मूला लिख रही डायरेक्टली यहाँ पे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये है ना कि यहाँ पे मैं तो अकेले एकक का अलग अलग बना रही, जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इनका मैं ऑलरेडी जो है वो एक कंबाइंड वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें आपको जितना भी न्यूमेरिकल्स है सभी जो है वो इकट्ठे एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। एनआईटी क्या होता है हम लोग का, नेट एक्सपोर्ट सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस यहाँ पे सब्सिडीज, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे अगर क्वेश्चन को अगर आप रीड आउट करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना यहाँ पे मेरा 800 है, और सब्सिडीज जो है वो कितना हमको दिए हुए हैं 300 दिए हुए हैं। ये मेरा कितना हो जाएगा 800 माइनस 300 इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा ये 500, ठीक है। ये एनआईटी मेरा आ गया है 500। अब है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जितने भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होते हैं
उन सभी के लिए क्या करना, जितने भी फैक्टर्स को पेमेंट मिला हुआ है ना, हम लोगों को इनकम मेथड से यहाँ पे बनाना है। तो जितना भी फैक्टर्स को इनकम हुआ उन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जैसे कि इनकम किसको किसको हुआ है, रेम्यूनरेशन मिला है एम्प्लॉय को, इंटरेस्ट मिला है, रेंट है, प्रॉफिट है, सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 13,300 को जोड़ लेंगे, 1,500 को भी जोड़ लेंगे, 1,000 को जोड़ लेंगे, और इसमें हम लोग 1,500 को ऐड कर लेंगे, प्लस हम लोगों का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो पैसा आया है उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इन सभी को हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, ये 33,400। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पे है। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोगों का कितना आ गया है, 33,400। और हम लोगों का एनआईटी कितना दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं इसको -500। तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों का ये आंसर कितना आ जाएगा, 32,900। अगर इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आपको समझना है तो आप मेरा दूसरा वाला वीडियो जो है वो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से चार्ट से समझाया है। यहाँ पे तो मैंने चार्ट इंसर्ट नहीं किया है, लेकिन आप वहाँ पे जाकर देखिए, उसको बहुत अच्छे से जो है वो न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा। अब है हम लोगों का कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन ऑफ मनी बताना है। फंक्शन ऑफ मनी हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो फंक्शन ऑफ मनी में क्या आ जाएगा, तो फंक्शन जो है वो मनी का दो तरीके का होता है। एक प्राइमरी फंक्शन होता है, दूसरा क्या था हम लोगों का सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का, तो एक्सचेंज का फंक्शन है ना। हम लोग सबसे ज़्यादा पैसा को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन मनी का क्या हो सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, डिफरेंट पेमेंट हम लोग को जो करना होता है उसके लिए हम लोगों का ये भी है, मतलब कि एक ना स्टैंडर्ड फिट कर, जैसे कि 100 का नोट है तो वो 100 का नोट ही रहेगा, उसमें हम लोगों का किसी तरीके का कोई चेंजेस जो है वो नहीं रहेगा। अब इसके वजह से हम लोगों को क्या होता है ना कि डेफर्ड पेमेंट हम लोगों का आसान, जैसे कि लेबर का चार्जेस है 300, तो आप क्या कीजिएगा, उसको 300 के नोट दे दीजिए, या 200 का 100 का नोट दे दीजिए, लेकिन उसको 300 रुपये ही देने हैं। अलग अलग पेमेंट करने के लिए हम लोगों को ये बहुत आसानी हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। हाँ, मनी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो उसको किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, कैश के फॉर्म में रखे, या उसको हम लोग एफडी के रूप में रखे, ये सभी जो है वो हमारे मतलब कि स्टोर करके रख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का भी जो है यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि मैंने ऑल्सो सर्व फॉर द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक मतलब कि एक कुछ वैल्यू हमको ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी हम लोगों का हो सकता है। इट फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक कंट्री बट ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे हम लोग सिर्फ अपने ही कंट्री में नहीं, दूसरे कंट्रीज से भी जो है वो मतलब कि ट्रांसफर, मतलब कि खरीद बिक्री कर सकते हैं। 18 का क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो बैंक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इकोनॉमिक में, एक नेशन में। यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग आंसर है, मतलब कि बड़े मार्क्स के लिए, इसलिए यहाँ पे आप पहले बैंक से डिफाइन करना शुरू कीजिए, उसके बाद में आप उसको पहले बैंक से डिफाइन कीजिए, फिर कमर्शियल बैंक, फिर हम लोगों का सेंट्रल बैंक को आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में फिर इनके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको आप दिखाइएगा। तो जहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करता है हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक नेशन का, बैंक जो है वो हम लोगों का हेल्प करता है मोबिलाइज करने के लिए मनी को एक इकोनॉमी में, और ये जो है वो कनेक्ट करता है लिंक किसके बीच में, तो गवर्नमेंट के बीच में, साथ साथ में जनरल पब्लिक के बीच में। गवर्नमेंट बैंक जो है वो फैसिलिटर भी जो है वो क्रेडिट फैसिलिट करता है इकोनॉमी का, मतलब कि इकोनॉमी में पैसे जो है वो पुट करते रहता है, मतलब कि सेंट्रल बैंक से पैसे लिया और उसको ले करके हम लोगों तक पहुंचाना किसका काम है, कमर्शियल बैंक का काम होता है। और इसी तरीके से हम लोगों को क्रेडिट जो है हमारे इकोनॉमी में आते रहता है, विच इज़ ए इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट टू डिराइव ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि एक इकोनॉमी में ग्रोथ देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास में दो तरीके के बैंक होते हैं अथॉरिटी के बेस्ड में, एक होता है सेंट्रल बैंक, दूसरा होता है हम लोगों का कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है उसको हम लोग एपेक्स बैंक भी नाम से जानते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज जो एक इकोनॉमी में होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए होता है।
कॉमर्शियल बैंक को अगर हम लोग कहें कि ये इस तरीके के बैंक होते हैं जो फ्लो ऑफ मनी एक इकोनॉमी में जो है वो मेंटेन के लिए रहता है, जो कि प्रोवाइड क्या करता है, हम लोगों को डिपॉजिट और क्रेडिट फैसिलिटीज देता है। कमर्शियल बैंक जो है वो हम लोग को फाइनेंशियल सर्विसेज जो देते हैं, किसको किसको, तो इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को। मतलब कि हम लोगों को अगर पैसे का ज़रूरत होता है तो हम लोग कमर्शियल बैंक के पास में जाते हैं, लोन ले लेते हैं। बिजनेसेस को ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ से जाके लोन ले लिया। और साथ साथ में हम लोगों को पैसे अगर डिपॉजिट करना होता है तो भी हम लोग बैंक में जाकर के पैसे जमा कर देते हैं। कुछ डिफरेंसेस जो है वो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं डिफाइन जब भी कर रही होती है या फिर डिफरेंशिएट कर रही होती है तो ना इसी तरीके से मैं करती हूँ। मैं पहले बेसिस बताती हूँ किस बेसिस पे इसको मैं मतलब कि दोनों को डिफरेंशिएट कर रही। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के बेस पे इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओनरशिप पे कर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ बैंक पे कर सकते हैं, प्रॉफिट मोटिव के नाम पे भी कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए। ओनरशिप में यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल बैंक का ओनर कौन था, तो पब्लिक ओनरशिप होता है, यानी कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है। लेकिन कमर्शियल बैंक अगर वही करे तो ये प्राइवेट भी होते हैं, साथ साथ में पब्लिक भी होते हैं। नंबर ऑफ बैंक जो है वो एक कंट्री में सेंट्रल बैंक का एक ही होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक का जो है वो कितना भी हो सकता है। प्रॉफिट मोटिव, तो सेंट्रल बैंक का जो है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक का जो है वो मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। क्लाइंट, तो कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट जो है वो क्लाइंट होते हैं आरबीआई के, मतलब कि सेंट्रल बैंक के, और इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस जो है वो कमर्शियल बैंक के क्लाइंट्स होते हैं। पॉलिसी क्रिएटर, तो सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, साथ साथ में रेगुलेट करता है इंटरेस्ट रेट एक इकोनॉमी का। कमर्शियल बैंक जो है इस तरीके का कोई पॉलिसीज जो है वो नहीं बनाता है, बस ये फंक्शन करता है एक इकोनॉमी में, जो कि उसके लिए अपने लिए वो पॉलिसीज जो है वो बना सकता है। सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक जो है वो सोर्स ऑफ मनी सप्लाई होता है कि इकोनॉमी में, वहीं कमर्शियल बैंक जो है वो रन करता है डिपॉजिट्स जो इंडिविजुअल्स उसके पास में जमा करते हैं उस पर, या इसको कह सकते हैं, इसलिए वो इसमें किसी तरीके का फंक्शन उसका नहीं है, मतलब कि वो सप्लाई नहीं कर सकता, वो बस उसके पास में जो पैसे आ रहे हैं उस पैसे को इधर से उधर जो है मूव कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोगों का है कि इफेक्ट हम लोगों को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो है वो बताना है एग्रीगेट डिमांड पे एक सुटेबल ग्राफ के साथ में। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, वो डिफाइन करता है क्या, एक प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट जो रेज होता है पे में, और कंज्यूमर जो है स्पेंड करता है अपने गुड्स और सर्विसेज में, जो भी उसके पास में सेविंग होता है उसके अपोजिट, मतलब कि जो इनकम जो आया उस इनकम को वो क्या कह रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में जो है वो मतलब कि आगे बढ़ाता है, मतलब कि खर्च कर रहा होता है। ठीक है। Marginal propensity to consume is the component of Keynesian microeconomic theory and is calculated as the change in the consumption divided by the change in income. Marginal propensity to consume जो है वो क्या है कि एक Keynesian theory है जिसमें कि हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं कि कंज्यूमर अपना मतलब कि इन कंजम्पशन को कितना इंक्रीज करता है जब उसका इनकम इंक्रीज होता है तब। एमपीसी को अगर हम लोग डिटेक्ट करें तो एक हम लोग का क्या है कंजम्पशन लाइन है, जो कि स्लोप लाइन क्रिएटेड बाय द प्लॉटिंग चेंजेस इन कंजम्पशन ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड द चेंजेस इन इनकम ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसके लिए भी एक ग्राफ मैंने जो है वो दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं, जहाँ पे आप क्या देखेंगे ना कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बना हुआ है जिसमें कि हम लोग दिखाते क्या है कि हम लोगों का कंजम्पशन जो है वो किस पे है, वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस पे है, और हम लोगों का चेंज इन इनकम जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यानी कि जैसे जैसे हम लोगों का इनकम इंक्रीज होता है ना, यहाँ पे जैसे जैसे हम लोगों का इनकम इंक्रीज होता है वैसे वैसे हम लोग अपना कंजम्पशन जो है इंक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी जो है वो साथ साथ में इंक्रीज होते रहता है। ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अगर हम लोग करें तो ये क्या होता है, इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अब डेल्टा सी क्या है हम लोग का चेंज इन कंजम्पशन, और डेल्टा वाई क्या है हम लोग का चेंज इन इनकम होता। अगर हम लोग कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं 80% से, अगर हम लोग किसी तरीके का इनकम इंक्रीज हुआ है किसी भी रुपीज़ में, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है कितना हो जाएगा हम लोग का 0.8/1। अब यहाँ पे 80% बोला है ना, तो 80 बाई इसको आप 100 कीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0.8। अब इसको जो है वो 80 है
तो 80/100 की आंसर में कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। इसको डिवाइडेड 1 किए तो यहाँ पे मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो जाएगा 0.8 आ जाएगा। अब जैसे ही एन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्रिएट अ स्टीपर एग्रीगेट एंड डिमांड कर, जैसे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हम लोगों का स्टीपर एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो क्रिएट करता है। द पॉइंट जो होता है ओरिजिन का वो सेम रहता है, लेकिन स्टीपर लाइंस जो है वो इक्विलिब्रियम लाइन को जो है वो हायर पॉइंट पे कट करता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है हम लोगों का इक्विलिब्रियम जो है वो एग्रीगेट डिमांड का और नेशनल इनकम का जो है वो हायर हो जाता है। अब इसको समझते हैं यहाँ पे ग्राफ से। अब देखिए यहाँ पे इस साइड पे मेरा इनकम है, इस साइड पे मेरा एग्रीगेट डिमांड है। अब यहाँ पे जो कह रहा है ना इक्विलिब्रियम बढ़ गया, तो यानी कि पहला इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे था, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे। अब इसको समझना है, ये हम लोगों का एमपीसी ही है, जो कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वही एमपीसी यहाँ पे हम लोगों का ये है ना, जहाँ पे हम लोग क्या है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या हम लोगों का इनकम है। जहाँ पे ये मीट करेगा वहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड जो है वो मेरा पहले यहाँ था और हम लोगों का इनकम जो है वो यहाँ पे था, लेकिन जैसे ही हम लोगों का इनकम बढ़ा तो हम लोगों ने क्या किया ना कि हम लोगों का एग्रीगेटेड यानी कि कंजम्पशन जो है वो हम लोग इंक्रीज कर दिए हैं। तो अभी ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला ये वाला जो अगला पॉइंट है ये हम लोगों का इक्विलिब्रियम जो है वो आगे में जा करके मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोगों का पुराना वाला लाइन जो है वो ये था एग्रीगेट डिमांड का, लेकिन ये हम लोगों का अब नया एग्रीगेट डिमांड जो है वो यहाँ से जाएगा और ये जाकर के यहाँ पे मीट करेगा, ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब यहाँ पे यही कह रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो हायर होते चला जाता है, यानी कि जितना इनकम बढ़ेगा उतना ही डिमांड भी इंक्रीज होगा, इसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो इकोनॉमी का बढ़ जाता है। इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना था ग्राफ के साथ में। आप इन दो ग्राफ के साथ में एक्सप्लेन कीजिए, बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन कर लेंगे। और इसमें अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो आपको डेफिनेटली जो है उसमें से 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का ये जो सेशन है वो एंड हुआ, और आपको जो है वो कमेंट करके बताना है कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा नया वीडियो चाहिए। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसको बनाने के लिए कोशिश करूँगी। आप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।